क्या अंतरिक्ष आज भी सिर्फ खोज का विषय है, या वो अब हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक संतुलन को नियंत्रित करता है? और अगर ऐसा है तो उससे जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? आइए इसे ठीक से समझते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अंतरिक्ष युग 2.0 और मूल समस्या। मानव सभ्यता अब अंतरिक्ष युग 2.0 में प्रवेश कर चुकी है। जहां पहले अंतरिक्ष केवल खोज का विषय था, वहीं अब ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भू राजनीति की रीढ़ बन गया है। इस रिपोर्ट में दो प्रमुख संकटों का विवरण है। पहला, सैटेलाइट युद्ध, जो मानव निर्मित संघर्ष है, और दूसरा, सैटेलाइट कचरा, जो इस प्रगति का अनचाहा उपउत्पाद है। सैटेलाइट वॉर, आधुनिक युद्ध की तकनीकें। सैटेलाइट वॉर या स्पेस वॉरफेयर का अर्थ केवल मिसाइल दागना नहीं है, ये दुश्मन की आंखों और कानों को नष्ट करने की कला है। इन हमलों की कई श्रेणियां हैं। काइनेटिक एनर्जी वेपन्स में डायरेक्ट असेंट एंटी सैटेलाइट वेपन्स व को-ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट सिस्टम शामिल हैं। DASAT पृथ्वी से छोड़ी गई मिसाइलें हैं जो उपग्रह से टकराकर उसे नष्ट कर देती हैं। को-ऑर्बिटल उपग्रह सामान्य उपग्रहों की तरह कक्षा में घूमते हैं, लेकिन उनमें विस्फोटक, रोबोटिक आर्म या टक्कर मारने की क्षमता होती है। निर्देशित ऊर्जा हथियार या DEW ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग करके लक्ष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऊर्जा लेजर, माइक्रोवेव या कणों के रूप में हो सकती है। लेजर किरणें ड्रोन, मिसाइल, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट करने में उपयोगी होते हैं। माइक्रोवेव ऊर्जा बिना भौतिक नुकसान के संचार प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध में भौतिक हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि सूचना, सिग्नल और सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया जाता है। अपलिंक, डाउनलिंक जैमिंग में उपग्रह और जमीन यानी ग्राउंड स्टेशन या यूजर टर्मिनल के बीच जो रेडियो सिग्नल जाते आते हैं, उनमें जानबूझकर अत्यधिक शोर डाल दिया जाता है, जिससे उपग्रह से GPS, संचार या निगरानी डेटा नहीं मिल पाता। वह ड्रोन, मिसाइल, जहाज या सैन्य इकाइयां दिशाहीन हो सकती हैं। साइबर हाईजैकिंग में उपग्रह के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर साइबर हमला किया जाता है, यानी उसके सॉफ्टवेयर और नेटवर्क को निशाना बनाया जाता है। जैसे उपग्रह के नियंत्रण आदेश बदल दिए जाएं, उसका रुख या कक्षा बिगाड़ दी जाए, या अत्यधिक स्थिति में उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट या सुसाइड मोड में डालने की कोशिश होती है। वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति संतुलन। आज अंतरिक्ष रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र बन चुका है। कई देशों के पास अंतरिक्ष विरोधी काउंटर स्पेस क्षमता है। अमेरिका ने अंतरिक्ष को वॉर फाइटिंग डोमेन के रूप में औपचारिक मान्यता दी है। इसकी अंतरिक्ष रक्षा इकाई US स्पेस फोर्स है, जिसमें X-37B पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान, उन्नत लेजर व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं, वैश्विक स्पेस सर्विलांस नेटवर्क है। रूस में ASAT परंपरा सोवियत काल से है। रशियन स्पेस फोर्सेस रूस की अंतरिक्ष रक्षा इकाई है। नूडल प्रणाली से प्रत्यक्ष उत्क्रमण, डायरेक्ट एसेंट क्षमता व सहकक्षीय परीक्षणों से गुप्त और सटीक हस्तक्षेप की संभावना है। चीन की अंतरिक्ष रक्षा इकाई का नाम PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, जिसमें साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और स्पेस क्षमताओं का एकीकरण है। 2007 ASAT परीक्षण से वैश्विक चिंता बढ़ी। चीन के शिजियन जैसे उपग्रहों से ऑन ऑर्बिट ऑपरेशंस व मलबे को पकड़ने की क्षमता है। भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी के मिशन शक्ति 2019 के सफल ASAT परीक्षण के साथ भारत विश्व के चुनिंदा ASAT सक्षम देशों अमेरिका, रूस, चीन की श्रेणी में शामिल हुआ। परीक्षण को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में जानबूझकर अंजाम दिया गया, ताकि उत्पन्न मलबा शीघ्र नष्ट हो जाए और अंतरिक्ष मलबा स्पेस डेब्रिस का जोखिम न्यूनतम रहे। भारत की घोषित नीति डिटरेंस नॉट वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस रही है, अर्थात अंतरिक्ष का सैन्यीकरण नहीं, बल्कि निवारक क्षमता का प्रदर्शन। अंतरिक्ष कचरा और केस्लर सिंड्रोम। वर्तमान में पृथ्वी की निचली कक्षा लियो एक सैटेलाइट कचरा पेटी बनती जा रही है। ट्रैक किए गए टुकड़ों में लगभग 35,000 प्लस टुकड़े जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं। छोटे टुकड़े 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच लगभग 10 लाख टुकड़े होने का अनुमान है। सूक्ष्म टुकड़े 1 सेंटीमीटर से छोटे करोड़ों टुकड़े हैं। ये टुकड़े औसतन 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड बंदूक की गोली से कई गुना तेज की गति से यात्रा करते हैं। इस गति पर एक छोटे से पेंट के टुकड़े में भी ग्रेनेड जैसी ऊर्जा होती है। केस्लर सिंड्रोम वो स्थिति है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष मलबा आपस में टकराकर श्रृंखलाबद्ध या चेन रिएक्शन टक्करों को जन्म देता है, जिससे मलबा लगातार बढ़ता जाता है और कक्षा का उपयोग अत्यंत जोखिमपूर्ण हो जाता है। यदि केस्लर सिंड्रोम घटित होता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे।
पृथ्वी के चारों ओर मलबे का एक अभेद्य कवच बन जाएगा। हम 1950 के दशक की तकनीक डार्क एजेस पर वापस लौट सकते हैं, जहां कोई इंटरनेट, जीपीएस या वैश्विक संचार नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को मलबे से बचने के लिए अक्सर अपनी कक्षा बदलनी पड़ती है। वर्तमान कक्षीय स्थिति और जोखिम। अंतरिक्ष में तकनीकी और रणनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। अंतरिक्ष में यह पहचानना मुश्किल है कि कोई उपग्रह तकनीकी खराबी के कारण विफल हुआ है या किसी दुश्मन के सूक्ष्म हमले जैसे लेजर के कारण। इससे अनचाहे युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। मेगा कॉन्स्टेलेशंस जैसे स्पेसएक्स स्टारलिंक और अमेज़न प्रोजेक्ट कुइपर जैसे प्रोजेक्ट्स हजारों उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। चिंता है कि जितने अधिक उपग्रह होंगे, टक्कर की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये खगोल विज्ञान में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये उपग्रह रात के आकाश को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे दूरबीनों से अंतरिक्ष देखना मुश्किल हो रहा है। पृथ्वी की कक्षा में लगभग 11,000 से 12,000 सक्रिय और कुल लगभग 14,000 से 15,000 उपग्रह हैं। इनमें से स्पेसएक्स का स्टारलिंक नेटवर्क लगभग 9,300 से अधिक उपग्रहों के साथ अग्रणी है। हर दिन नए उपग्रह भेजे जा रहे हैं और कुल संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में 2 प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन ISS और चीन का तियांगोंग सक्रिय रूप से पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में संचालन में है। ISS एक संयुक्त मिशन नासा, रॉसकॉस्मॉस, ESA, JAXA, CSA का है, जो लगातार 2000 के बाद से मानवित है। LEO पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक की कक्षा, जिसमें उपग्रह इस कक्षा में 90 से 120 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अचानक सभी उपग्रहों के ऑफलाइन होने की स्थिति में पहली टक्कर केवल कुछ दिनों में हो सकती है, जो दर्शाता है कि कक्षा कितनी संवेदनशील हो चुकी है। समाधान, वैश्विक शासन और निष्कर्ष। समाधान के आधुनिक रास्तों में अंतरिक्ष कचरा हटाने की तकनीकों डी-ऑर्बिटिंग टेक्नोलॉजीज पर तेजी से काम हो रहा है। केस्लर सिंड्रोम के खतरे को देखते हुए एक्टिव डेब्री रिमूवल ADR आज एक वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है। स्पेस टग्स जैसे छोटे रोबोटिक टोयान निष्क्रिय या मृत उपग्रहों से जुड़कर उन्हें नियंत्रित रूप से वायुमंडल में प्रवेश कराते हैं, जहां वे जलकर नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में एक ही टग कई उपग्रहों को हटाने में सक्षम हो सकता है। इलेक्ट्रोडायनामिक टेदर्स में उपग्रह से जुड़ी लंबी तारें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की क्रिया से कक्षा को नीचे खींचती है। इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये ऊर्जा कुशल समाधान है। हालांकि ये केवल LEO में प्रभावी है और इसकी संरचनात्मक जटिलता चुनौती बनी हुई है। लेजर प्रेशर तकनीक में जमीन से उच्च शक्ति लेजर द्वारा मलबे की कक्षा में सूक्ष्म परिवर्तन किया जाता है। ये मलबे को नष्ट नहीं करती, बल्कि टकराव से बचाव करती है, पर इसका डुअल यूज स्वरूप सैन्यकरण की आशंका पैदा करता है। अंतरिक्ष गतिविधियों की वृद्धि के साथ ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस की आवश्यकता बढ़ रही है। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर संयुक्त राष्ट्र स्तर पर चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक कोई एकीकृत ढांचा नहीं बन पाया है। 1972 की लायबिलिटी कन्वेंशन के अनुसार किसी देश के अंतरिक्ष मलबे से हुए नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी प्रक्षेपण करने वाले देश की होती है। सैटेलाइट युद्ध और कचरा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि युद्ध जीता गया तो कचरा भविष्य को हरा सकता है। इसलिए वास्तविक सुरक्षा हथियारों में नहीं, बल्कि स्पेस सर्कुलर इकोनॉमी, पुराने उपग्रहों को रिसाइकिल करना या सुरक्षित हटाना और कूटनीतिक संधियों में है। BNT चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।